Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज की क्लास में हमें रेस्ट ऑफ द टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करना है, जो है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है, जिसमें हम डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनका इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि कैसे उन चेंजेस का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे, मतलब बिजनेस पे या एनवायरनमेंट पे कैसे पड़ता है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, देखो बेटा, सो अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किसका पार्ट है, कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है? ज़रा सोचो बैठ के और अपनी नोटबुक में लिखो। ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट पॉलिसी आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, फिर एक और इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था जिसे हम डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। तो इतने बड़े बड़े जो स्टेप्स लिए थे, इनका बिजनेस पे कैसा असर पड़ा, ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट, पहले हम पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इनका इम्पैक्ट बिजनेस पे। बस यही वाला टॉपिक हमें करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्रू नोट्स। देखो आपकी स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट आ रहा होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, बिजनेस और इंडस्ट्री पे जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी 1991 से पहले, उनको हटाना। इसमें क्या था, इसमें जो लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी इंडस्ट्रीज़ को, वो कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ पे भी रिस्ट्रिक्शन था, उसे हटा दिया गया। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी कर दिया। देन फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। ठीक है, टैक्स रेट भी पहले बिजनेसेस को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, उसे कम कर दिया गया था। फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया, उसको अप्रूव किया गया कि वो इंडिया में आकर बिजनेसेस कर सके, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए इंडियाज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर को खोल दिया था। ठीक है, दैट वाज लिबरलाइजेशन। इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ा? ग्रेटर फ्रीडम टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड बिजनेस, मोर कंपटीशन लीडिंग टू बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपटीशन कर रहे थे, तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी और बेटर हुई। ठीक है, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट ऐसे पड़ा बिजनेस पे। देन कम्स प्राइवेटाइजेशन। Privatization means giving greater role to the private sector in the nation building process. Means पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास ज़्यादा रोल था, ज़्यादा कैपिटल था, ज़्यादा मार्केट थी। बाद में पब्लिक सेक्टर कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट की गई और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको मौका दिया गया कि भाई तुम भी वेलफेयर का काम करो, तुम भी कंट्री के बारे में सोचो। फीचर्स, ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच रही है।
encouraging private investment in industries earlier reserved for the public sector. Then reducing government's role in day-to-day business operations, promoting competition and efficiency through private participation. ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल कम करना, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना वाज प्राइवेटाइजेशन. इससे प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट बिजनेसेस को मोर अपॉर्चुनिटी मिली, एफिशिएंसी और बेटर मैनेजमेंट हुई. ठीक है, हेल्दी कंपटीशन रिजल्ट इन इनोवेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. इट अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ग्रोथ. कंज्यूमर्स गेट बेटर प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. ठीक है, मोनोपोली ख़त्म हो गई गवर्नमेंट की. फिर ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी. मतलब पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना देना, सब मिलकर ग्लोबली डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. फीचर्स, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर बिटवीन कंट्रीज़. ठीक है, ट्रेड बैरियर जो थे कंट्रीज़ के बीच में, उन्हें कम किया गया, उन्हें हटाया गया. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस बॉर्डर्स. दूसरे बाहर की कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने लगी इंडिया के साथ, और हम भी करने लगे. ठीक है, एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस. अच्छा, ये आपका होमवर्क है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप पढ़ के आओगे, आपको पता होना चाहिए क्या है. इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल मार्केट. इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया किस तरीके से चल रहा है, यहाँ का जो मैकेनिज़्म है उसको ग्लोबल मार्केट से इंटीग्रेट करना, मतलब उसके साथ मिल के चलना. ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल सप्लाई चेन. मल्टीनेशनल कंपनी इंक्रीज़ हुई, नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज बनी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनी. ग्लोबल सप्लाई चेन्स मीन्स प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है. दैट इज़ ग्लोबल सप्लाई चेन. देन इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस. बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई? एक्सेस टू लार्जर मार्केट बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री. ठीक है, इंडिया की ही कोई भी रैंडम कंपनी ले लो, उसको मौका मिल गया कि वो लार्जर मार्केट कैप्चर कर सकती है. ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ले लो. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो पहले सॉफ्टवेयर्स इंडियन कंपनीज या इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बना रही थी, अब वो बाहर की कंपनीज, दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज और कंज्यूमर्स के लिए भी सॉफ्टवेयर बना रही है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब वर्ल्ड लीडर्स या वर्ल्ड लीडर कंपनीज़ किस तरह से चलाती हैं, बिजनेस मैनेज करती है, उनको स्टडी करके उनकी तरह उनका आइडिया या उनका स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. आपको नई चीज़ें सीखने को मौका मिला बिजनेसेस को. एक्सपोजर टू इंटरनेशनल कंपटीशन. इंटरनेशनल कंपटीशन का एक्सपोजर मिला जो डोमेस्टिक कंपनीज़ को पहले नहीं था. और क्यों नहीं था? रीज़न ये था कि हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में. तो इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम वर्ल्ड के लिए खोल दें उसको. हमें पहले स्टेबल होना था, इसीलिए 1991 से पहले हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उस तरीके से डील नहीं कर रहे थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन स्केलिंग अप बिजनेस ग्लोबली एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से इन पॉलिसीज़ ने बिजनेस पर इफ़ेक्ट डाला. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 1 सेकेंड, नेक्स्ट है आपका बेटा डीमोनेटाइजेशन.
अच्छा, डीमोनेटाइजेशन आया कब था, कोई बता सकता है मुझे? अभी डीमोनेटाइजेशन आया कब था? डीमोनेटाइजेशन आया था आपका 8 नवंबर 2016, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था बेटा, आपका 500 और 1000 के जो करेंसी नोट्स थे उनको बंद कर दिया गया था। दे वर नॉट लीगल टेंडर एनी मोर, ठीक है। उसका इम्पैक्ट इकॉनमी में क्या पड़ा था, आप तो थे ही ना उस टाइम, थोड़े छोटे थे, बट आपने नोटिस तो किया होगा द फैमिली कंडीशन उस टाइम क्या थी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बर्डन एंड बट नॉट, ठीक है। तो चलो उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सो डीमोनेटाइजेशन क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डीमोनेटाइजेशन ऑफ द 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स, द 500 एंड ₹1000, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एग्जिस्टिंग 500 और 1000 की करेंसी नोट्स सीज टू बी ए लीगल टेंडर। दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड, ठीक है। तो 500 और 1000 के जितने नोट थे सब एकदम से उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई और 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड हो गया। एम क्या था, एम था कि करप्शन कम किया जाए, ठीक है। लोग पैसे अपने घर में छुपा के रखते हैं, बेसिकली जो ब्लैक मनी है उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है, ताकि जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको एक्चुअल टैक्स मिल सके, ठीक है। चलो इसके फीचर क्या थे, डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वॉज readily deposited in the banks and exchanged for new notes, ठीक है। आपके पास जो भी कैश था, 500 और 1000 रुपये के नोट थे, वो आप बैंक में सबमिट करा रहे थे और उसकी जगह आपको नई करेंसी मिल रही थी, ठीक है। इससे क्या, इससे ये था कि जो अनअकाउंटेड मनी था, जिसका कोई सोर्स नहीं था, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया था, जिस पे टैक्स नहीं दिया था, उस पर फिर टैक्स चार्ज किया जा रहा था। तो इट वॉज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डीमोनेटाइजेशन इज़ ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे आपको जो ब्लैक मनी था वो बाहर आया, उसके अलावा लोग टैक्स, क्या वर्ड होगा, टैक्स अवेयर हो गए कि भाई हमें टैक्स पे करना है, इतना अमाउंट है और इस तरीके से टैक्स पे करना होता है। डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। जो सेविंग्स हम लोग अपने घर में कर रहे थे, अपने छोटे छोटे पिगी बैंक्स में कर रहे थे, वो एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया। मींस सेविंग जो थी अब आप बैंक्स के थ्रू कर रहे थे और बैंक उस पैसे से मनी क्रिएशन कर रहे थे, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। बैंक डिपॉजिट लेकर लोन देते हैं, लोन से इंटरेस्ट जनरेट होता है, उस इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट बैंक की इनकम होता है, तो इस तरीके से मनी जनरेशन होता है, ठीक है, इन शॉर्ट। तो इससे क्या हुआ, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज़ हो गए और इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन इज एम टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम या डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया था। अच्छा, इसमें अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो देख लेते हैं। व्हाट वाज द impact of what was the impact of what? The impact of demonetization. What was the impact of demonetization? So the impact of demonetization was, जो इंटरेस्ट रेट थे वो कम हो गए, ठीक है। फाइनेंशियल सेविंग, बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ गए, कैश ट्रांजैक्शंस में डिक्लाइन देखने को मिला। जो प्राइवेट वेल्थ थी वो कम हुई, लोगों ने पैसा बैंक में रखना शुरू किया अपने घर से निकाल के,
ठीक है, बहुत सारी मदर्स ने सेविंग्स कर रखी होगी, उन बेचारियों की सेविंग्स ही चली गई। पब्लिक सेक्टर वेल्थ में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, पब्लिक सेक्टर में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। फिर डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, लोग अकाउंट के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करने लगे। रियल इस्टेट में प्राइस डिक्लाइन हो गए, पैसा ही नहीं था, कहाँ से ख़रीदेंगे। टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोज़र। तो ये सब चीज़ें हुई थी किसकी वजह से? आपका डीमोनेटाइजेशन की वजह से। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट है आपका इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या डीमोनेटाइजेशन, इनका इम्पैक्ट बिजनेस या इंडस्ट्री पर क्या पड़ा? तो बिजनेस इंडस्ट्री याद है ना क्या था? चलो, तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। इससे क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, हम अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ compete कर रहे थे, बेटर टेक्नोलॉजी मिली, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स मिले, मार्केट ओरिएंटेशन। पहले जो फर्म्स थी दे यूज टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर सेल लेटर। इन अदर वर्ड्स, पहले जो बिज़नेस था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था कि हम जो भी बनाएंगे मार्केट में बिक ही जाएगा। ठीक है, बाद में वो धीरे धीरे क्या हो गया? कंज्यूमर ओरिएंटेड या सेल्स ओरिएंटेड, और बाद में मार्केटिंग ओरिएंटेड और सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेड हुआ। ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग मतलब सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना जो कि इको फ्रेंडली भी हो। ठीक है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंजेस देखने को मिले। नेसेसिटी फॉर चेंज, ठीक है, 1991 से पहले जो बिज़नेस पॉलिसीज़ थी, बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ थी, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब आप सिर्फ एक छोटे से एरिया में नहीं बिज़नेस कर रहे थे, आप ग्लोबल लेवल पे बिज़नेस कर रहे थे। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ लैंड कैपिटल ही नहीं, लेबर या ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की भी नीड पड़ी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बिजनेसेस पैसा खर्च करने लगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, एक बार इसे आप बुक से पढ़ लेना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी और एनी सजेशन, you can drop it in the comment section. And stay tuned, stay focused. See you in the next class. Have a nice day. Bye bye.